देखिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग इस समय आंसर राइटिंग को डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज जो यूपीएससी और जो यूपी पीसीएस दोनों के ही मेंस आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये मैंने आपके लिए आंसर राइटिंग की क्लासेस स्टार्ट की हैं। अगर देखिए आप हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैंने अपना नंबर दिया है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं आपसे जो क्वेश्चन है उसकी बात करूँगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक अध्ययन पर मानवतावाद के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस में खासकर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, जो भौगोलिक अध्ययन है, जो ज्योग्राफी में अलग अलग तरीके से स्टडीज होती हैं, उसके ऊपर मानवतावाद का क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि भूगोल में जिस तरह से अध्ययन होता था, भूगोल में ट्रेडिशनली जिस तरह से शोध वगैरह होते थे, उसकी दिशा में मानवतावाद ने क्या परिवर्तन किया, इस चीज की हमें क्या करना है, समीक्षा करना है। देखिए फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाऊंगा, इन शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है। यानी जैसे कहा गया समीक्षा कीजिए, तो अब आप व्याख्या करके मत चले आइए। समीक्षा कैसे करते हैं, जब आप किसी आप मान लीजिए न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं और उसमें समीक्षा की जा रही है किसी घटना की, तो क्या किया जाता है, मान लीजिए सरकार की कोई आर्थिक नीति है, तो उस नीति के क्या सकारात्मक परिणाम होंगे उसकी बात की जाती है, उस नीति के क्या नकारात्मक परिणाम होंगे इसकी बात की जाती है। यानी एक 360 व्यू दिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं समीक्षा करना। जैसे आपका कोई निर्णय है, अगर मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये जो निर्णय लिया ये कितना सही है कितना गलत है। तो यहां पर भी समीक्षा करने को कहा गया। अब देखिए हम लोगों की जो बेसिक बातें हैं वो पूरी हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोग समझ गए, इसके साथ ही क्या करना है ये भी समझ गए कि समीक्षा करना है। अब डायरेक्ट आते हैं आंसर पे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की जो आंसर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको एकदम अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। डायरेक्शन हम लोगों की ये होगी, हम लोग बताएंगे कि जो भौगोलिक अध्ययन पहले होता आया था उसकी दिशा में मानवतावाद ने किस तरह से परिवर्तन किया, इसी दिशा में आपका पूरा आंसर जाएगा। एक लास्ट बात और क्लियर कर देता हूं, कभी भी मेरा आंसर देखकर यह मत सोचिए कि आपने जो आंसर लिखा है वो गलत हो गया। आपका हर वो आंसर सही है जो प्रश्न का सही सही उत्तर देता है। तो कोई भी किसी भी प्रश्न का केवल एक उत्तर नहीं होता है, कई सारे उत्तर हो सकते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आते हैं हम लोग अपने आंसर पे। देखिए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं अपने आंसर के। तो मानवतावादी भूगोल का विकास मात्रात्मक क्रांति की प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो मानवतावाद जो है वो कहीं ना कहीं जो मात्रात्मक क्रांति थी, जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन थी, उसके विरोध के रूप में सामने आया। ये विचारधारा यांत्रिक मॉडल और स्थानिक विज्ञान में प्रयोग होने वाली गणितीय और सांख्यिकी विधियों के विरोध में विकसित हुई। तो देखिए जो हमारा स्थानिक विज्ञान है, इसमें जो यांत्रिक मॉडल यूज होने लगे, यानी कि स्पेशियल जो साइंस है, आपकी ज्योग्राफी में स्पेशियल साइंस जो है, इसमें जो यांत्रिक मॉडल यूज होने लगे, इसमें जो गणितीय और सांख्यिकी विधियां यूज होने लगी, इसके विरोध में, इसके कहीं ना कहीं कह लीजिए अगेंस्ट में हमारी जो मानवतावादी भूगोल की विचारधारा है वो सामने आई थी। तो अब आपने अपना ये बता दिया कि जो मानवतावादी भूगोल है वो आया किस चीज के विरोध में है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग बी आर अम्बेडकर की बात करें तो भारत में जो जाति को लेकर के अलग अलग प्रथाएं थी उसके विरोध में उनका पूरा आंदोलन था। तो अब आप आराम से समझा सकते हैं कि जो बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने हमारे देश में किस किस तरह के परिवर्तन लाए होंगे, किस तरह की व्यवस्था थी और उसको किस तरह से परिवर्तित किया। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर की है। पहले ये बता दिया कि पहले क्या व्यवस्था थी। अब जब पहले की व्यवस्था बता दी तो अब हम लोग क्या बताएंगे कि मानवतावादी भूगोल ने इस व्यवस्था में कैसे परिवर्तन किया। देखिए इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप स्थानिक विश्लेषण में मानवीय मूल्य, सभ्यता, आचार विचार आदि को स्थान प्राप्त हुआ। तो अगर आपने क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को ध्यान से पढ़ा है तो आपने क्या देखा होगा कि जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है वो मनुष्य की जो सभ्यता है, आचार विचार है, इसको बिल्कुल भी महत्व नहीं देती है। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन क्या कहता है कि मनुष्य के सभी निर्णय आर्थिक दृष्टिकोण से लिए जाते हैं, यानी कि मनुष्य जो भी करता है आर्थिक लाभ के लिए करता है। और ऐसे में जो हमारे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है वो मूल्य है, सभ्यता है, इन चीजों को इग्नोर कर देता है।
तो ऐसे में क्या हुआ, जो आपकी मानवतावादी विचारधारा है, इसके परिणाम स्वरूप स्थानिक विश्लेषण में एक बार फिर से जो मनुष्य के मूल्य हैं, सभ्यता है, इन चीजों को स्थान प्राप्त हो गया। मानवतावाद पृथ्वी की सतह को मानवीय साहित्य, कला, इतिहास आदि के माध्यम से व्याख्यायित करता है। यानी कि जब पृथ्वी की स्थानिक जो संरचना है उसकी व्याख्या की जा रही है, किसी रीजन की व्याख्या की जा रही है, तो उस प्रदेश की व्याख्या में मानवतावाद क्या करता है, मनुष्य के साहित्य को स्थान देता है, कला को स्थान देता है। यानी मनुष्य के साहित्य ने, कला ने किसी स्थान के विकास में किस तरह से योगदान दिया है और उस स्थान के विकास के साथ साथ किसी स्थान पर साहित्य, कला कैसे कैसे विकसित हुए हैं, इन सभी चीजों के ऊपर मानवतावाद विचार करता है। तो इसी को हर्मेन्यूटिक्स मेथड कहते हैं। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको तैयार होना चाहिए हर्मेन्यूटिक्स। अब अगले देखिए लाइन में आते हैं। तो मानव एवं स्थान के संबंध की खोज में मानवतावाद ने केवल निरपेक्ष गणितीय विधियों और सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग न करके साक्षात्कार, सामूहिक संवाद जैसी विधियों का उपयोग करने पर बल दिया है। तो देखिए, अब आप अगर भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो कोई मेथड तो यूज करेंगे, किसी मेथड से ही आप भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो जब मानव और स्थान के संबंधों की खोज हो रही है, यानी देखिए भूगोल क्या है, मनुष्य और स्थान के बीच का जो संबंध है, मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध है, उसी का अध्ययन बेसिकली मानव भूगोल है। तो जब आप भौगोलिक अध्ययन ये अपना कर रहे हैं तो मानवतावाद ने कहा केवल गणितीय विधियों और सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग मत कीजिए, जैसे कि केवल आप वेबर का मॉडल है और क्रिस्टॉलर का मॉडल है, इन्हीं सबका केवल उपयोग ना करिए। इसकी जगह पे इनके कौन से मेथड हैं। अब देखिए, अगर आप कह रहे हैं इस मेथड का यूज ना करिए तो आप कोई और मेथड देंगे। तो मानवतावादी भूगोलवेताओं के मेथड है साक्षात्कार, सामूहिक संवाद, इन विधियों का इन्होंने उपयोग किया। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, समीक्षा करना है। जब आपको समीक्षा करना होती है तो आप इन चीजों के निगेटिव बातें भी बताते हैं। तो अब देखिए, साक्षात्कार, सामूहिक संवाद, इन सब की निगेटिव बात क्या है। इनकी निगेटिव चीज ये है कि ये सभी विधियां व्यक्ति निष्ठता के दोष से ग्रस्त है। देखिए, ये निष्ठा नहीं होगा, ये निष्ठता होगा, गलत टाइप हो गया है। तो ये क्या है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मेथड्स है। और जो सब्जेक्टिव मेथड्स है, इसकी वजह से इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है, जो इनका प्रैक्टिकल यूज है, वो बहुत कम है। अब देखिए, एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, अगर व्याख्या कर रहे होते तो शायद आप इसकी निगेटिव बात ना भी करते, लेकिन आप समीक्षा कर रहे हैं। तो पहले आपने बताया कि देखिए, जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की विधियां थी उसका मानवतावाद ने विरोध कर दिया। फिर आपने बताया कि जब इन्होंने विरोध किया तो कुछ अपनी भी पद्धतियां दी। कौन सी पद्धतियां दी, जैसे साक्षात्कार, सामूहिक संवाद। फिर आपने अगली लाइन में बताया लेकिन जो मानवतावाद की विधियां हैं उसके भी अपने दोष हैं, यानी कि ये पूरी तरह से एब्सोल्युटली सही नहीं है। क्या दोष है, व्यक्ति निष्ठता का दोष है, सब्जेक्टिविटी। अच्छा, सब्जेक्टिविटी क्या होता है। देखिए, एक चीज आपने सुनी होगी भारतीय दर्शन में कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि आपके विचार आप खुद में जिस तरह के हैं आपको दुनिया भी वैसी ही दिखती है। तो जब कोई व्यक्ति साक्षात्कार के माध्यम से भौगोलिक अध्ययन कर रहा है तो ऐसे में क्या होगा, उस व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है दुनिया के प्रति, उससे भौगोलिक अध्ययन प्रभावित हो जाएगा। देखिए, सांख्यिकी में आपके दृष्टिकोण से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने कहा, एक देश है जहां पर 70% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो अब ये एक सांख्यिकी तकनीक है, इसमें आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं इसका कोई भी रोल नहीं है। लेकिन जब आप अपनी नजर से, जहां पर आप साक्षात्कार कर रहे हैं, जहां पर आप लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वहां पर इस इंटरव्यू को आप अपनी नजर से देखेंगे जैसी आपकी दृष्टि है। तो क्या हो गया, जो भौगोलिक अध्ययन है उसमें व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी का दोष आ गया। अब देखिए, अगला देखते हैं, अगला पैराग्राफ मात्रात्मक। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो अब हम लोग यहां पे आ गए हैं। मात्रात्मक क्रांति के परिणाम स्वरूप मनुष्य को मात्र एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन थी उसकी वजह से क्या होता था, कहा जाता था कि मनुष्य तो एक आर्थिक प्राणी है, जो भी डिसीजन लेता है वो आर्थिक दृष्टिकोण से लेता है। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करके
भौगोलिक अध्ययनों में मानव चेतना को स्थान दिलाना मानवतावाद की एक बड़ी उपलब्धि है। तो मानवतावाद ने क्या किया, ये जो मनुष्य को आर्थिक रूप से देखने का दृष्टिकोण था इसमें परिवर्तन कर दिया। और क्या हुआ, मनुष्य की जो चेतना है यानी कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसको भौगोलिक अध्ययनों में स्थान दिया गया। इसने भूगोल को निजी भूगोल के रूप में स्थापित किया और मनुष्य के मानसिक मानचित्र को भौगोलिक अध्ययन में स्थान दिया। तो इन कॉन्सेप्ट को आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, मैंने क्लासेस भी बनाई हैं इसके ऊपर। इस विचारधारा ने यह स्थापित किया कि तनाव भरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए मनुष्य अपनी संस्कृति, सामाजिक संगठन और इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है। तो मान लीजिए मनुष्य के सामने जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी तनाव भरी परिस्थितियां आती हैं, उसका सामना करने के लिए मनुष्य केवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी का यूज नहीं करता है, बल्कि अपनी संस्कृति का भी यूज करता है, अपना जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका भी उपयोग करता है। तो कहीं ना कहीं जो मानवतावादी भूगोल है वो क्या बता रहा है कि जब आप किसी भी मानवीय समस्या का अध्ययन करिए तो केवल उसको एक भौतिक या यांत्रिक दृष्टिकोण से मत देखिए, बल्कि मनुष्य ने अपनी संस्कृति, अपने सोशल स्ट्रक्चर को किस तरह से डेवलप किया उन समस्याओं का सामना करने के लिए, इस चीज को भी आप देखिए। मानवतावाद ने एक और समझाया कि एकांत और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मनुष्य का विज्ञान किस प्रकार अलग अलग होता है। थोड़ा सा समझिएगा, देखिए मानवतावाद क्या कहता है। मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां बहुत ज्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आपका अकेला यहाँ पे घर है, फिर एक यहाँ पे घर है। तो यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी किस तरह से डेवलप होगी, यहाँ पर लोग स्थान को किस तरह से देखेंगे, इस चीज को एक तरफ मानवतावाद ने बताया और दूसरी ओर यह भी स्पष्ट किया कि मानवीय संस्कृति का अपराध जैसी समस्याओं में क्या योगदान है। दूसरी तरफ देखिए मानवतावाद ने यह भी बताया कि जैसे किसी स्थान पर अपराध बहुत ज्यादा है, एक स्थान पे, दूसरे स्थान पर अपराध बहुत कम है, तो इसमें मानवीय संस्कृति का क्या योगदान है, इस चीज को भी मानवतावाद ने बताया। जिस चीज को देखिए, ये चीज कभी भी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन नहीं बता सकती है, क्योंकि वो मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य का जो आचार विचार है उसको स्थान नहीं देती है। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप गणितीय विधियों का उपयोग कर रहे हैं लिंगानुपात को समझने के लिए, यानी कि जो अलग अलग जगहों पर सेक्स रेशियो है उसको समझने के लिए आप गणितीय विधियों का, सांख्यिकी विधियों का उपयोग कर रहे हैं। अब आपके निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि जैसे चाइना है, इंडिया है, जो हमारे एशिया के ये कुछ कंट्रीज हैं, यहाँ पर जो खराब सेक्स रेशियो है उसका कारण छुपा है हमारी संस्कृति में। जो हमारे यहाँ जो मेल चाइल्ड है, जो पुरुष है, उसके ऊपर जो ज्यादा बल दिया जाता है, उसको जो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार के लिए, इसकी वजह से हमारे एशियन कंट्रीज का लिंग अनुपात खराब है। तो जब तक आप इस दृष्टिकोण को, इस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जब तक आप अपनी रिसर्च में शामिल नहीं करेंगे, आपको सही निष्कर्ष नहीं मिल सकता है। तो यानी कि जो मानवीय संस्कृति है वो किस तरह से अलग अलग समस्याओं में अपना योगदान देती है, इस चीज को भी मानवतावाद ने बताया। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का आप यूज कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के मेथड्स का आप यूज कर रहे हैं, सांख्यिकी विधियों का यूज कर रहे हैं, तो आप इस तरह की समस्याओं का पता कभी भी नहीं लगा पाएंगे सांख्यिकी का उपयोग करके। समस्या तो आपको दिखाई देगी लेकिन कारण उसका नहीं दिखाई देगा। मानवतावादी भूगोलवेत्ता संसाधनों के उपयोग पर धर्म के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जब भौगोलिक अध्ययन हो रहे हैं तो मानवतावादी भूगोलवेत्ता क्या करते हैं, धर्म क्या, जो हमारा धर्म है, जो रिलीजन है, वो किस तरह से किसी स्थान पर संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करता है, इस चीज को भी मानवतावादी भूगोलवेत्ता समझते हैं। तो देखिए, जो ज्योग्राफिकल स्टडीज है, कैसे उनके अध्ययन की एक एकदम अलग आपको लाइन दिखाई दे रही है। एक लाइन हो गई कि केवल एक लाइन हो गई कि केवल सांख्यिकी का उपयोग किया जा रहा है, केवल गणितीय विधियों का, मॉडलों का उपयोग किया जा रहा है। और दूसरी विधि आपकी क्या हो गई? दूसरी विधि ये हो गई जिसमें धर्म, जो मानवतावादी विधि हो गई, जिसमें धर्म तक का उपयोग किया जा रहा है अलग अलग भौगोलिक घटनाओं को समझाने के लिए। किंतु इस प्रकार के अध्ययन हेतु देखिए, हम लोग ये बात कर रहे थे
कि जो मानवतावादी भूगोलवेत्ता हैं वो संसाधन वगैरह का जो उपयोग है इसका जब अध्ययन कर रहे होते हैं, जब भौगोलिक अध्ययन कर रहे होते हैं, तो धर्म के प्रभाव वगैरह का भी ये लोग ध्यान में रखते हैं कि धर्म किस तरह से संसाधनों के उपयोग को प्रभावित कर रहा है। अब देखिए इसकी समस्या क्या है, ये जो ऊपर हम लोगों ने बातें की इसकी समस्या क्या है। किंतु इस प्रकार के अध्ययनों हेतु उपयुक्त पद्धतियों का अभाव भौगोलिक अध्ययन को एक निश्चित दिशा प्रदान करने में अक्षम रहा है। तो देखिए बातें तो कर दी कि धर्म के प्रभाव का अध्ययन कर लो, मनुष्य की साइकोलॉजी का अध्ययन कर लो, लेकिन कोई सही मेथडोलॉजी सामने नहीं आ पाई, कोई एक ऐसी पद्धति सामने नहीं आ पाई जिसका उपयोग किया जाए, जिस मेथड का उपयोग किया जाए इन सारे ज्योग्राफिकल स्टडीज को करने के लिए। अब देखिए अगर मेथड ही नहीं होगा, सपोज मैं आपसे कहूं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन मैं आपको उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ना बताऊं, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसी तरह से जो मानवतावादी भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने ये तो कहा कि संसाधनों का अध्ययन कर रहे हो तो धर्म के प्रभाव को देख लो, इस तरह से बहुत सी बातें कही, लेकिन इसके लिए मेथड कौन से यूज करना है, मेथडोलॉजी क्या होगी, ये नहीं बता पाए। और क्योंकि ये चीज मानवतावादी भूगोल स्पष्ट नहीं कर पाया, तो इसलिए भौगोलिक अध्ययन को एक निश्चित दिशा नहीं मिल पाई। ये एक इसकी प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं अपने कंक्लूजन के ऊपर। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन में मानवीय मूल्यों को स्थान दिलाने और सार्वभौमिक नियमों की चिरकालीन वैधता आदि पर प्रहार करने में मानवतावाद की प्रमुख भूमिका है। अब देखिए जो अपना कंक्लूजन है इसको आप एक नया क्वेश्चन भी मान सकते हैं। मान लीजिए यही स्टेटमेंट आ जाए तो क्या आप इसको एलोबरेट कर सकते हैं, क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। क्या कहा जा रहा है कि जैसे भौगोलिक अध्ययन है उसमें मानवीय मूल्यों को स्थान दिलाया हमारे मानवतावाद ने, इसके साथ ही जो सार्वभौमिक नियम है, सार्वभौमिक नियम क्या, क्रिस्टॉलर का मॉडल, वेबर का मॉडल, इस तरह के जो आपका जैसे कि रैंक साइज रूल, इस तरह के जो भी आपके मॉडल हैं जो कहा जाता है कि हर जगह अप्लाई होंगे, इसके ऊपर मानवतावाद ने प्रहार किया कि हर जगह की मनुष्य की संस्कृति अलग है, धार्मिक विचार अलग हैं, तो सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकते, एक नियम हर जगह लागू नहीं हो सकता। दूसरी इन्होंने महत्वपूर्ण चीज ये भी कही भौगोलिक अध्ययन में कि कोई भी नियम जो है वो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। आपने कोई मॉडल बनाया, आपने कोई नियम बनाया, कोई सिद्धांत बनाया, तो वो हमेशा सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां बदलती रहती हैं और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं उसी हिसाब से नियम भी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, नियम भी जो है कह लीजिए कहीं ना कहीं उतने ज्यादा वैध नहीं रह जाते, वैलिड नहीं रह जाते। तो इन चीजों को स्पष्ट करने में मानवतावाद की प्रमुख भूमिका है। तो देखिए हम लोगों ने इस चीज को समझाया कि जो हमारे भौगोलिक अध्ययन होते हैं उसकी दिशा में मानवतावाद ने किस तरह से बड़े परिवर्तन किए। तो देखिए अब हम लोगों का जो आंसर है, जो मॉडल आंसर है वो समाप्त हो चुका है। अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे।